यूनान में 2026 जो जा रहा है, इस साल भी 2.5 लाख हुनरमंद अफराद और मजदूरों की कमी का सामना है यूनान को। 2.5 लाख यूनान से पाकिस्तान जिन हजरात के वीज़े आए हैं वो मुतवज्जो हों। वीज़ा आने के बाद इंतज़ार करें, वीज़ा आने के बाद इंतज़ार करें। एम्बेसी का टाइम है 3 से 5 माह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक और बामकसद इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये इंटरव्यू उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग अपने प्यारों के वीज़े पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, ग्रीस से, यूनान से, और जिन लोगों के वीज़े जा चुके हैं और जो लोग ग्रीस आना चाहते हैं, उन दोनों के लिए जो वीज़ा भेजना चाहते हैं और जिन लोगों के वीज़े चले गए हैं, उन दोनों के लिए आज का इंटरव्यू बड़ी ही अहमियत का अमल है। इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और मैं बताता चलूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे बहुत ही एक्टिव यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, साजिद नसीर गोंदल साहब। ये आवाम के लिए बड़े सादा अल्फाज में इंफॉर्मेशन सामने लेके आते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है। यूनान में हर वो ताजर, हर वो फैक्ट्री मालिक और ज़िम्मेदार जिसकी सालाना दिल-ओ-सी यानी कि स्टेटमेंट जो है वो 30,000 यूरो से ऊपर हो, वो किसी भी मुल्क से ज़रूरत के तहत मज़दूर जो है वो वर्कर बुलवा सकता है। तो ये आप जहन में रखें कि आपका मालिक अगर वो ज़िम्मेदार है या फैक्ट्री मालिक है या वो ताजर है, अगर उसकी स्टेटमेंट सालाना जो दिल-ओ-सी यूनानी ज़ुबान में कहते हैं, अगर वो 30,000 यूरो से ऊपर है तो वो किसी भी जगह से अपने लिए वर्कर बुला सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि यूनान में 2026 जो जा रहा है, इस साल भी 2.5 लाख हुनरमंद अफराद और मजदूरों की कमी का सामना है यूनान को। 2.5 लाख। तो ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में जो वीज़े की रेशो है वो कम है उसकी निस्बत, इंडिया की निस्बत, और अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश, नेपाल की निस्बत, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियन कम्युनिटी आ रही है। अगर उसके मुकाबले में हम पाकिस्तानियों की तादाद देखें तो वो कम है। उसकी बड़ी वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक तो बड़ी वजह यह है कि लोग यहाँ पे आके स्टे नहीं करते, आगे चले जाते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है। और दूसरी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर हम लोग अपनी जो है वो तैयारी प्रॉपर नहीं करते। वो आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको सीधा सीधा चीज़ें बता देता हूँ। जो लोग यहाँ से वीज़ा भेजते हैं उनके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने जो कागजात साथ अटैच करते हैं एज ए रेफरेंस, उनकी हिफाजत वो किस तरह करें। क्योंकि जब आप किसी से फ़ाइल तैयार करवाएंगे तो वो बंदा आपके जो डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अटैच साथ लगाए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई का वीज़ा भेजता हूँ तो मैं साथ अपने जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं और अपना पासपोर्ट, वो भी उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ भेजूंगा ताकि मैं एम्बेसी में ये बता सकूं कि मेरे भाई ने, मेरा भाई ये बता सके कि मेरे भाई ने वहाँ से मुझे ये वीज़ा भेजा है। तो ये जो एजेंट लोग हैं या कोई भी कंसल्टेंट जिनसे आप फाइल तैयार करवाते हैं एम्बेसी जाने से पहले, तो वो अक्सर केसेस सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना पासपोर्ट और यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट है वो साथ अटैच किया है एज ए रेफरेंस कि मैं यहाँ से अपने भाई को वीज़ा भेज रहा हूँ, तो जो वहाँ पे कंसल्टेंट है जिससे आप अपनी फाइल तैयार करवा रहे हैं, वो ये करते हैं कि वो आपके साथ तो लगाएंगे आपके भाई के साथ, लेकिन वो बाकी लोगों के साथ भी जिनके साथ रेफरेंस नहीं होता या कमज़ोर होता है, वो उनके साथ भी आपकी, यानी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए भेजे थे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एज ए रेफरेंस, वो भी किसी के साथ मेंशन कर देंगे और वो साथ लिख देते हैं कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है या क्लोज फ्रेंड है, उसने ये बाहर से वीज़ा भेजा है। जिसकी वजह से एम्बेसी में जब ये बार बार चीज़ सामने आती है तो जो वीज़ा ऑफिसर वो देखता है कि यार एक बंदे के इतने भाई हैं और इतने दोस्त हैं, उस बंदे ने वीज़ा भेजा है, तो ये भी रीज़न होती है वीज़ा रिजेक्ट होने में। उसके साथ साथ मैं और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आपने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो फोटो कॉपी आप यहाँ से भेजते हैं, उसके ऊपर आपने तहरीर लिखनी, जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वो तहरीर हमें किस ज़ुबान में लिखनी चाहिए। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू ज़ुबान में भी लिख सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप उर्दू में लिखें। ये फ़ोटो कॉपी होंगी और फोटो कॉपी के ऊपर जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल आप इन्हें इसी तरह आपने ऊपर तहरीर लिखनी है। और तहरीर में आपने लिखना क्या है, ये दस्तावेज़ सिर्फ आगे आपने अपने भाई का नाम, दोस्त का नाम, या जिसको भी आप वीज़ा भेज रहे हैं, ये दस्तावेज़ सिर्फ फलां के यूनान वीज़ा की दरख्वास्त के लिए फ़राहम की गई है,
اس کا کسی بھی دوسرے مقصد یا شخص کے لیے استعمال غیر قانونی ہے. یعنی آپ نے اسپیسیفک جس بندے کو ویزا آپ بھیج رہے ہیں آپ نے اس کا نام مینشن کرنا ہے اور ساتھ یہ تحریر اوپر لکھنی ہے کہ یہ کسی اور مقصد یا کسی اور فرد کے لیے استعمال نہ ہو. جن لوگوں کے ویزے چلے گئے ہیں پاکستان وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ 3 سے 5 ماہ آفیشیلی ٹائم ہے. آپ نے انتظار کرنا. ایمبیسی سے آپ کو خود کال آئے گی. پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے خود اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اب ایمبیسی آپ کو خود اپوائنٹمنٹ دے گی اور خود آپ کو کال کرے گی جس کی ڈوریشن 3 سے میکسیمم 5 ماہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. کسی بھی قسم کی آپ ڈیل یا کسی ایجنٹ کے ساتھ آپ بات نہ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمبیسی میں کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہو رہا. اس میں انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا کہ اب گریس ایمبیسی میں وہ کس قسم کا انٹرویو لے رہے ہیں اور کیسے آپ کو تیاری کرنی ہے. تو بیسک بنیادی انفارمیشن ہے آپ کے متعلق اور جو بندہ ویزا بھیج رہا ہے اس کے متعلق. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ آپ کو پراپر ہونی چاہیے. کنفیوز نہیں ہونا جب آپ نے انٹرویو دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو انٹرویو میں. پاکستان پائندہ باد.